देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में हमने पढ़ा कि पत्ती में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। तो क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है, इसकी जानकारी पत्ती जब पढ़ेंगे, पत्ती के भाग, तो पत्ती में हमको पढ़ने को मिलेगा। अब पत्ती से पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं हम। जैसे बीज है, पत्ती का निर्माण कैसे हुआ, तो बीज, जैसे हम जमीन में कोई बीज बो देते हैं तो बीज दो भागों में टूट जाता है, एक तो परांकुर में, एक मूलांकुर में। मूलांकुर मतलब होता है जड़, नीचे जड़ में चला जाए, जड़ चली जाती है। और परांकुर, परांकुर से एक प्ररोह उत्पन्न होता है। प्ररोह सफेद रंग का निकलता है, वो देखा होगा आपने, पहले सफेद रंग का, उसमें से जिससे चना अंकुरित हो गया, तो चना अंकुरित होता है तो सफेद निकलता है, उसी प्रकार से प्ररोह निकलता है। अब प्ररोह कुछ दिनों के बाद तना और पर्ण में, पत्ती में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। तो हमको पढ़ना है पत्ती के बारे में, ठीक है। पत्ती के बारे में जानकारी लेंगे हम। पत्ती क्या है, पत्ती में क्या क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए कि पत्ती में पर्णाधार होता है, पर्णवृंत होता है, पर्णफलक होता है, शिरा होती है जिसको हम मध्य शिरा कहते हैं, मध्य शिरा के बाद शिराएं होती है। अब उन पत्तियों में इनका क्या क्या कार्य है, वो कहाँ कहाँ पर उपस्थित होती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे एक तना है, ये तना है, और तना के साथ यहाँ पर जैसे कोई भी तना हो गया, और तने से जहाँ से पत्तियां निकलना शुरू की, यहाँ से अगर निकलना शुरू की, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये पर्णाधार है। ध्यान समझिएगा, इसको क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। अब यहाँ से पत्ती जब निकल कर इधर आई, तो यहाँ यह एक जो ऐसे निकली हुई है उभर करके, इसको हम कहते हैं पर्णवृंत। इसको अभी हम पत्ती की सहायता से समझेंगे। और यहाँ से एक पत्ती का निर्माण हुआ, इसके मध्य में एक शिरा हो गई, इसको कहते हैं शिरा, मध्य शिरा। यह शिखाग्र तक आती है, इसको कहते हैं शिखाग्र। शिखाग्र के बाद यह जो भाग है, इसको कहते हैं हम, इसकी शाखाएं हैं, यह जो शिरा है इसकी शाखाएं है, तो इसको शिराएं कहते हैं। और शिराओं में कुछ और शिराएं होती है जिसको हम कहते हैं सिरिकाएं। इन सब के बारे में जानकारी लेंगे हम एक पत्ती के माध्यम से। देखेंगे हम इसमें क्या होता है, पर्णाधार क्या है, पर्णाधार के बारे में जानकारी लेंगे हम। पर्णवृंत क्या है, इसका कार्य क्या है, पर्णवृंत को कितने भागों में बांट दिया गया। पर्णफलक क्या है, पर्णफलक में क्या क्या उपस्थित होता है, भोजन कहाँ बनता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। जैसे मान लीजिए आपके समक्ष एक यह तना है, तने के साथ पत्ती लगी हुई है। तो यह जो तना है, इस तने में ध्यान दीजिएगा, यह जो तना है, यह तने में यहाँ से पत्ती जो निकल रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो पत्ती निकल रही है, इसको हम पर्णाधार कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। और यहाँ से जो यह निकल के आई, यहाँ पर यह जो पत्ती है, उभरे हुई भाग, जो फूला हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं पर्णवृंत। इसको क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। पर्णवृंत के साथ जो पर्णवृंत है हमारा, पर्णवृंत यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपस्थित है, हई पर्णवृंत है आपका, हई जो निकला हुआ भाग, इसको हम पर्णवृंत कहते हैं। यहाँ से हई जो भाग जा रहा है सीधा, इसको हम कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। और मध्य शिरा में लगी हुई जो पतली पतली लाइनें गई हुई है, ये जो पतली पतली लाइनें आपको दिखाई दे रही है यहाँ से, ये सब, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। इसको शिरा कहते हैं। जो मध्य शिरा से उसका एक भाग है, उसकी शाखाएं हैं, तो उसको हम शिराएं कहते हैं। और शिराओं में भी पतली पतली चीज, एकदम पतली पतली महीन निकली हुई है जो, उसको हम कहते हैं सिरिकाएं। उसको क्या कहते हैं हम, सिरिकाएं कहते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या होता है। ध्यान दीजिए, अब पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्णाधार। पर्णाधार के बारे में, पत्ती का यह जो भाग है, इसको पर्णाधार कहते हैं। जहाँ से तने में लगा हुआ भाग है, उसको पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार के बारे में देखेंगे हम। पत्तियां तने से पर्णाधार द्वारा लगी होती है। पत्तियां जो होती है, तने से पर्णाधार द्वारा क्या है, लगी हुई है। उसके बाद है लेग्यूमिनोसी के सदस्यों में, लेग्यूमिनेसी के सदस्य, यहाँ पर लिखा गया है आपका लेग्यूमिनोसी। यह क्या है, यह पत्तियों के परिवार का एक सदस्य है, ठीक है।
जैसे हमारा भी परिवार है उसका भी सदस्य जैसे हमारे कुल का नाम होता है, ठीक वैसे ही लेग्यूमिनोसी क्या है, पत्तियों के कुल का नाम है, परिवार के सदस्य का नाम है। ये जो लेग्यूमिनोसी है इसके अंतर्गत आप दलहन पादप ले सकते हैं, दलहन पादप आते हैं, जैसे कि चना का पौधा आ गया, चना के साथ अरहर का पौधा आ गया, मसूर का पौधा आ गया, उसके बाद मूंग का पौधा आ गया। ये सब कहाँ आते हैं, तो लेग्यूमिनोसी में आते हैं। किस में आते हैं, लेग्यूमिनोसी में आते हैं, मिनोसी में आते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, सदस्यों में पत्तियों का पर्णाधार फूला हुआ होता है। कैसा होता है, फूला हुआ होता है। देखा होगा आपने, यहाँ पर जो ये भाग होता है क्या होता है, फूला हुआ होता है। जैसे चना का पौधा देखेंगे तो उसमें भी दिखाई देगा आपको, या अरहर का देखेंगे उसमें भी, या मसूर का या मूंग का, ठीक ना। अब पर्णाधार के बाद आता है आपका पर्णवृंत। पर्णाधार के बाद क्या आता है, पर्णवृंत आता है। पर्णवृंत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यह पत्ती का, पर्णाधार के बाद पर्णवृंत पढ़ेंगे हम लोग। पर्णवृंत क्या है, तो पर्णाधार के बाद यह जो लगा हुआ भाग है पर्णाधार के बाद, ये पर्णवृंत कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है, पर्णवृंत कहलाता है। अब पर्णवृंत का कार्य क्या है, तो यह क्या करता है, पत्तियों को उठा करके रखने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि पौधा है, हमने एक तना के साथ लिया, यहाँ पर क्या किया, देखा है आपने, देखिए ध्यान से देखेंगे तो पत्तियों को उठा करके रखा हुआ। इसका कार्य है क्या, पर्णवृंत का कार्य है पत्तियों को उठा करके ऊपर रखना। अगर जिसमें पर्णवृंत अनुपस्थित है वो पत्तियों को उठा करके नहीं रखता है, वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक ना। तो पर्णवृंत का कार्य क्या है, पर्णवृंत का कार्य है पत्तियों को ऊपर उठा करके रखना। पर्णवृंत का कार्य क्या है, पत्तियों को उठा करके ऊपर उठा करके रखना। वो किधर रखते हैं भाई, पत्तियों को उठा कर किधर रखते हैं, ऊपर, यानी जिधर सूर्य का प्रकाश जाता है उधर वो पत्तियों को उठा करके ऊपर रख देते हैं, ठीक ना, जिससे उस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या कर लेते हैं, बनाते हैं। अब पर्णवृंत को दो भागों में बांटा गया। पर्णवृंत को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन है, तो अवृंत है और सवृंत है। कौन कौन है, अवृंत और सवृंत है। अवृंत क्या है, जिन पौधों में पर्णवृंत अनुपस्थित होता है, जिन पौधों में पर्णवृंत क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे में मान लीजिए कोई पौधा हमने ले लिया है, जैसा ही पौधा है, ये पौधा है, इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें पर्णवृंत आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो पौधा है इसमें आपको पर्णवृंत दिखाई नहीं देगा। पर्णवृंत क्या है, पर्णवृंत का कार्य है क्या, कि पौधे के पत्तियों को उठा करके रखना। और पर्णवृंत कहाँ होता है, तो पर्णवृंत होता है जहां आपका पर्णाधार है, पर्णाधार से लगी हुई एक छोटी सी शिखा, छोटी सी जड़ के समान एक लाइनिंग होती है, उसको हम पर्णवृंत कहते हैं। अब जिसमें यह अनुपस्थित होता है उसको हम अवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवृंत कहते हैं। अब देखिए, देखिए जैसे केला का पौधा देखिएगा, या धान का पौधा देखिएगा, या आप गेहूं का पौधा देखिएगा, इन सब में पर्णवृंत नहीं पाया जाता है। जब पर्णवृंत नहीं पाया गया तो यह क्या हो गई, झुक गई आगे की तरफ। पर्णवृंत नहीं है तो आगे की तरफ क्या हो गई, झुक गई। यह एक बीजीय पौधा होते हैं, जितने एक बीजीय पौधे होते हैं सब में पर्णवृंत अनुपस्थित होता है। एक बीजीय पौधे का मतलब जिसमें केवल एक बीज होता है, ठीक ना, जिसमें केवल एक बीज होता है। जैसे धान है, धान में एक बीज है, फोड़ेंगे तो उसमें से चावल निकलेगा। पर गेहूं है, गेहूं में एक बीज होता है, ठीक ना, फोड़ने के बाद उसके अंदर से तो बीज निकलता नहीं है। अब द्विबीज में क्या होता है, जैसे आम ले लिया हमने, आम ले लिया, आम पका हुआ खाया हमने, उसके बाद जब उसको फोड़ा जाए तो गुठली निकलती है, और गुठली को तोड़ने के अंदर उसके अंदर एक और छोटा सा बीज निकलता है, तो इसका मतलब वो द्विबीजपत्री है। उसको सवृंत में लाते हैं हम, किसमें, सवृंत में लाते हैं, ठीक ना। अब सवृंत क्या है, अवृंत समझ में आ गया, जिन पौधों में क्या होता है अनुपस्थित, पर्णवृंत अनुपस्थित होता है। जैसे गेहूं का पौधा हो गया, गेहूं के बाद चना क्या कहलाता है, धान का हो गया, धान के बाद मक्का हो गया, मक्का के बाद केला का हो गया। ये सब पौधे क्या है, अवृंत है, ठीक ना, इनमें पर्णवृंत अनुपस्थित होता है। सवृंत में कौन कौन आ जाएगा, तो सवृंत आपका पौधा जिनमें पर्णवृंत उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, सवृंत कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो आपका द्विबीजपत्र यानी कि चना आ सकता है, आम आ सकता है, जामुन आ सकता है, अनेक है। जैसे जामुन को भी, जामुन के बीज को भी अगर ऊपर से खोल दिया जाए तो उसके अंदर एक बीज होता है, ठीक ना, उसको खोला जाए तो उसके अंदर भी एक बीज होता है, तो उसको हम द्विबीजपत्री कहते हैं, जिसमें दूठे बीज हो गया द्विबीजपत्री। केला है, केला में बीज पाया जाता है, काला काला छोटा छोटा होता है, केवल एक बीजपत्री होता है, दिखाई नहीं देता है, उसको हम
निगल जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक ना। सवृंत, सवृंत का मतलब जिसमें क्या हो, पर्णवृंत उपस्थित हो। अवृंत का मतलब जिसमें पर्णवृंत अनुपस्थित हो उसे अवृंत कहते हैं। समझ में आ गई बात। पर्णाधार हो गया, पर्णाधार समझ में आया। पर्णाधार के बाद पर्णवृंत पढ़ा। पर्णवृंत का क्या कार्य है, पत्तियों को ऊपर उठा करके रखना। अब जिस पौधे में पत्तियां, अरे पर्णवृंत अनुपस्थित है उसमें पत्तियां नीचे की ओर क्या होती है, झुकी होती है। जैसे अभी हमने दिखाया, ये जो पौधा है इसमें पर्णवृंत नहीं है तो पत्तियां नीचे की ओर क्या है, झुकी हुई है, ठीक ना। समझ में आ गई बात। उसके बाद है आपका पर्णफलक। क्या है, पर्णफलक। पर्णफलक क्या है, पत्तियों का चौड़ा एवं चपटा भाग होता है। पत्ती का जो चौड़ा भाग, सफेद वाला देख रहे हैं जहां तक है, यहाँ से पूरा जो देख रहे हैं, यह क्या है, पर्णफलक है आपका। क्या है, पर्णफलक। जो है अंदर सफेद वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है सब ना, वो क्या है, पर्णफलक है। चौड़ा एवं चपटा होता है, ठीक ना। इसके मध्य में एक सिरा पाया जाता है। ये जो पर्णफलक है इसके मध्य में क्या पाया जाता है, सिरा पाया जाता है, जो शिखाग्र तक, पर्णवृंत से लेकर के और शिखाग्र तक फैला होता है, ठीक ना। पर्णवृंत से लेकर के शिखाग्र तक क्या होता है, फैला होता है। जैसे देखिए यहाँ से पर्णवृंत है, पर्णवृंत से लेकर के पतले धागे नुमा एक रेखा यहाँ गई, थोड़ी सी चौड़ी है, और इसको कहते हैं शिखाग्र, या शिखाग्र तक फैला हुआ है। इसको क्या कहते हैं, मध्य सिरा। मध्य सिरा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, पर्णफलक के मध्य में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, पर्णफलक के मध्य में स्थित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। मध्य सिरा का कार्य क्या है, मध्य सिरा का कार्य है भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना। मध्य सिरा का क्या कार्य है, भोजन का निर्माण करना। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ में आई बात। जो पर्णफलक है यह पत्ती का चौड़ा भाग है, पत्तियों का चौड़ा भाग है, चपटा भाग है। अब यह जो चौड़ा भाग है इसके मध्य में आपको एक रेखा इसे दिखाई दे रही है, पतली सी, मध्य में स्थित है, जो पर्णवृंत से लेकर के, कहाँ से, पर्णवृंत से लेकर के, पर्णवृंत है यहाँ से लेकर के कहाँ तक फैली हुई है, शिखाग्र तक। पत्तियों के अंत वाला जो भाग है पतला एकदम होता है, नुकीला, उसको हम शिखाग्र कहते हैं, ठीक ना। तो शिखाग्र तक फैली हुई है, इसको कहते हैं मध्य सिरा। सिरा है, सिरा के मध्य में स्थित है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, मध्य सिरा हो गया। मध्य सिरा का क्या कार्य है भाई, तो मध्य सिरा का कार्य है भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करता है यही, अब भोजन का निर्माण करता है। इसके ऊपर जो है ना, इस पे हरे हरे रंग के आपको धब्बा दिखाई देंगे, ठीक ना। जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से हरे हरे धब्बे दिखाई देते हैं, होते हैं हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल, ठीक ना। हरे हरे धब्बे दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे करके धब्बा होते हैं सब। जो धब्बा होता है ना इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक ना। तो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है और उसी के कारण भोजन का निर्माण किया जाता है उसकी उपस्थिति में। अब मध्य शिरा में भोजन का निर्माण होता है। अब मध्य शिरा से जो लाइनिंग आ रही है, देखा आपने, जो मध्य शिरा है इसी से एक लाइनिंग ऐसे आ रही है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं भाई, तो इसको कहते हैं शिराएं। क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं, ठीक ना। जो शिराएं है, शिरा इसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो पत्ती है यहाँ से है जो भाग आ रहा है, शिखा जो है ये मध्य शिरा है। मध्य शिरा से यह जो भाग आ रहा है इसको हम लाल से जो दिखा रहे हैं, इसको हम कहते हैं शिराएं। क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं, इसको शिराएं कहेंगे हम। इसका क्या कार्य है, इस शिराएं है, इसका क्या कार्य है, जब मान लीजिए कि यही जड़ तना है, तना के नीचे मान लीजिए कि जड़ है, जड़ से जल जब जाता है, जड़ से जल का जब अवशोषण होता है तो अवशोषण होकर के पर्णाधार के यहाँ पहुंचेगा, पर्णाधार से पर्णवृंत, पर्णवृंत से होते हुए कहाँ जाएगा, तो यहाँ आएगा, कहाँ, शिरा पर। तो यहाँ पर जब आएगा तो यह क्या करेंगे, यह जो शिराएं हैं, यह जो शिराएं हैं यह उसको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, उस जल का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, ठीक ना। उस जल को चारों तरफ क्या करेंगे, फैलाएंगे, ठीक ना। इसका कार्य है जल को फैलाना, ठीक ना। इसका क्या कार्य है, जल को क्या करना, फैलाना। इसका कार्य है जल को फैलाना, जल की आपूर्ति का कार्य करता है। जो भी जल है उसकी आपूर्ति जो है, उसकी आपूर्ति का ही कार्य करता है कौन, शिराएं। और शिराओं के मध्य में यह जो है जाली नुमा और होती है, इसको कहते हैं सिरिकाएं। इसको क्या कहते हैं, सिरिकाएं कहते हैं। उसका भी छोटा छोटा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं हम, सिरिकाएं कहते हैं। सिरिकाएं यह भी क्या करती है, जल को क्या करती है, चारों तरफ फैलाने का कार्य करती है, एक प्रकार से परिवहन का कार्य करती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ठीक है।
पत्तियों की बाह्य संरचना में अभी इतना। इसके बाद अभी और है, उसको अभी पढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए आगे, देखिए जैसे हमने अगले पढ़ा है अभी, पर्णवृंत, पर्णधार, सिरा, सिराए, उसी में एक भाग होता है जिसे ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ पौधों में तनों के पास कुछ पत्तियों जैसा निकल जाता है, ठीक है। कुछ कुछ पौधों में जिसे हम कहते हैं अनुपर्ण, क्या कहते हैं, अनुपर्ण। जैसे गुड़हल का पौधा है तो गुड़हल के पौधे में निकलेगा, या पपीता का पौधा हो तो पपीता के पौधे में निकलता है, ठीक ना। तो उसको हम कहते हैं अनुपर्ण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनुपर्ण। देखिए ध्यान से देखिएगा, उसको अनुपर्ण क्या होता है। यहाँ पर एक भाग है, इसको हम कहते हैं अनुपर्ण, यही जो भाग है अनुपर्ण है। यहाँ पर एक भाग है, उसको हम क्या कहेंगे, अनुपर्ण कहेंगे। अब अनुपर्ण जो है उसमें दूसरे भाग होते हैं, एक अनुपर्णी होता है और एक होता है अनअनुपर्णी। एक अनुपर्णी होता है, एक अनअनुपर्णी होता है, ठीक ना। अनुपर्णी किसे कहते हैं और अनअनुपर्णी, अनुपर्णी किसे कहते हैं, जिसमें अनुपर्ण उपस्थित होता है। जिन पौधों में यह जो अनुपर्ण उपस्थित होता है उसको अनुपर्णी, और जिसमें यह अनुपस्थित होता है उसको हम अनअनुपर्णी कहते हैं, ठीक ना। जैसे गुड़हल का पुष्प आप अभी देखा आपने, गुड़हल का पुष्प जो था उसमें उपस्थित था तो उसको अनुपर्णी कहेंगे हम, ठीक ना। पपीता के पौधे में भी अनुपस्थित होता है, उसको भी अनुपर्णी। लेकिन जिनमें अनुपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनअनुपर्णी कहते हैं। जैसे यह पौधा है इसमें उपस्थित नहीं है, इसमें उपस्थित नहीं है तो यह अनअनुपर्णी हो गया, ठीक ना। अनुपर्ण समझ में आ गया, जिसमें जिसे तने के साथ पत्तियां निकली हुई रहती है, तने के साथ जो एक पत्ती निकली वहीं पर से एक और पत्ती का निकलना, तो क्या कहता है, अनुपर्ण होता है। उसके दो भाग होते हैं, जिसमें अनुपर्ण उपस्थित होता है उसको अनुपर्णी, और जिसमें अनुपर्ण अनुपस्थित होता है उसको अनअनुपर्णी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम पत्तियों के प्रकार। पत्तियां जो होती है कितने प्रकार की होती है, पत्तियां किसके आधार पर भाई, तो जड़ के आधार पर देखेंगे हम एक प्रकार से। जैसे मान लीजिए उसमें तीन भाग होते हैं, एक स्तंभिक पर्ण होता है, एक शाखीय पर्ण होता है, एक मूलज पर्ण होता है, ठीक ना। स्तंभिक पर्ण क्या है, जैसे केला का पौधा आपने देखा, उसमें क्या कहते हैं, पर्णवृंत उसमें अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है, पर्णवृंत अनुपस्थित होता है, ठीक ना। गेहूं का पुष्प देख लेंगे आप, या धान का पुष्प देख लेंगे, या और कोई पुष्प देख सकते हैं आप। जैसे यह जो है पौधा है, यह जो पौधा है स्तंभिक पौधा है, स्तंभिक पर्ण के हिसाब से है। देखिए ध्यान से देखेंगे जब समझ में आएगा। इसमें पर्णवृंत अनुपस्थित है, इसमें जो जड़ है जड़ के साथ साथ ही निकला और वहीं से इसकी पत्तियां निकल करके चली गई। यह किस प्रकार का हो गया, तो स्तंभिक पर्ण हो गया। यह एक स्तंभिक पर्ण है, यह इसमें पर्णवृंत अनुपस्थित है। एक बीज पत्रीय में जितने एक बीज पत्रीय पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, वो स्तंभिक पर्ण में आते हैं। किसमें, स्तंभिक पर्ण में आते हैं। शाखीय पर्ण क्या होता है, तो शाखाओं के साथ लगे हुए पर्ण, शाखा के साथ, जिसे तना के साथ पर्ण लग गया, पत्ती लग गई, जिसे यह जो एक शाखा है, यह जो एक तना है, तना के साथ यह जो पत्ती लगी हुई उसको हम ऐसे पत्तियों को कहते हैं शाखीय पर्ण कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका है मूलज पर्ण। मूलज पर्ण का मतलब जैसे मूली हो गई, आपने देखा होगा कि जड़ के अंदर जो तना होता है उसके ऊपर जो पत्तियां लगी होती है उसको हम मूलज पर्ण कहते हैं, ठीक ना। जैसे गाजर हो गया, शलजम हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गई, ये सब किस में आ जाएंगे, मूलज पर्ण में आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आएगा बात। पत्तियों के प्रकार समझ में। स्तंभिक का होता है जिसमें पर्णवृंत अनुपस्थित होता है, ठीक है, जैसे केला का हो गया, उसके बाद गेहूं का हो गया, धान का हो गया। उसके बाद शाखीय पर्ण। शाखीय पर्ण का मतलब जो ऐसी पत्तियां जो शाखाओं के साथ लगी हुई होती है, जो तनों के साथ लगी हुई होती है, उसे हम शाखीय पर्ण कहते हैं। जैसे बरगद का हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया इत्यादि। मूलज पर्ण में क्या है, तो मूलज पर्ण में है जो जमीन के अंदर जो तना होता है उसके ऊपर जो पर्ण लगा होता है, पत्तियां जो लगी होती है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया इत्यादि, ठीक ना। इसके बाद पत्तियों का जो प्रकार है उस सिराव के आधार पर पढ़ेंगे हम। जो सिराव के आधार पर पत्तियों का क्या प्रकार है, सिराव के आधार पर। इसमें सिरा ध्यान दीजिए, जो सिरा है, यह जो सिरा है
इसके आधार पर यह जो सिराएं निकली हुई है, मध्य सिरा के साथ साथ जो सिराएं निकली हुई है, इसके आधार पर पत्तियों के प्रकार। तो समांतर पर्ण होता है और जालिकावत होता है, ठीक ना। जालिकावत का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे हम कि समांतर पर्ण क्या होता है और जालिकावत पर्ण क्या होता है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया, एक पौधा दिखाया जिसमें पर्णवृंत अनुपस्थित था, जिससे यह एक पौधा है। यह जो पौधा है इसमें जो शाखाएं होगी सीधा एकदम इसके मध्य में, ध्यान दीजिएगा, यह जो मध्य सिरा गया इसके समानांतर जाएगी। मध्य सिरा जो है यह मध्य सिरा के समानांतर जो सिराएं है, जो मध्य सिरा है, यहाँ से है जो सिरा है मध्य सिरा, इसके समानांतर अगर चले गए तो समांतर पर्ण में आ जाएगा। जैसे यह एक पौधा की पत्ती हम दिखा रहे हैं, यहाँ से सिरा जो है सीधा सिरा निकल रही है, देखिए सीधा सिरा निकल रही है, पीछे से दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके समानांतर जैसे में देखना होगा आपको, तो देखिएगा आप, जैसे गाय भैंस को चलाने के लिए जो आपका आता है चारा, उसको जब देखिएगा आप, जैसे में हो गया आपका क्या, चरी हो गया या बाजरा हो गया, देखेंगे जनेरा हो गया या गेहूं की पत्ती हो गई या जौ की पत्ती हो गई, इन सब पत्तियों, ये जो सब पत्तियां होती है समांतर पर्ण में होती है। इनकी जो भी सिराएं होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे की समांतर होती है, ठीक ना। और जालिकावत पर्ण में क्या है, जालिकावत पर्ण में क्या होता है कि जैसे कोई भी पत्ती आप ले लेंगे जिसमें क्या होता है, पर्णवृंत उपस्थित होता है, उसमें जाली के समान, ठीक ना, जाली के समान आपको दिखाई देगा। वो एकदम ध्यान से जब देखेंगे तो जाली नुमा संरचना दिखाई देगी आपको, ध्यान से देखिएगा, जाली नुमा संरचना दिखाई देगी, आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक ना। जो सिराएं है, जैसे मध्य सिरा हो गया, मध्य सिरा के साथ साथ यह जो सिराएं जा रही हैं, इन सिराओं से लगी हुई जाली नुमा संरचना दिखाई देगी आपको। यह सब क्या है, जालीवत संरचना है, ठीक ना। कौन सी, जालीवत पर्ण है, ठीक ना। ये कौन सा पर्ण हो गया, जालीवत पर्ण हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात, ध्यान दीजिए। तो ये जालीवत पर्ण हो गया। जालिकावत पर्ण उसको कहते हैं हम, जैसे में बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, आम का हो गया इत्यादि, ठीक ना। अब पत्तियों का जो प्रकार है वो बाहरी भाग के आधार पर देखेंगे हम कि बाहरी भाग के आधार पर पत्तियां तो दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल पर्ण और एक होता है संयुक्त पर्ण, ठीक ना। एक सरल पर्ण होता है, साधारण पत्ती होती है, पर्ण का मतलब पत्ती, और एक संयुक्त पत्ती होती है। साधारण पत्ती में आपका यही आ जाएगा, ऐसी पत्तियां जो होती है साधारण पत्ती होती है, इसमें कोई कटाव नहीं होता है, ठीक ना। क्या होती है, साधारण पत्ती होती है। जो आकृति है आपकी, ऐसी जो पत्ती हो गई एक साधारण पत्ती हो गई आपकी, यह जो पत्ती एक साधारण पत्ती में आ जाएगी। ऐसी जो भी संरचनाएं देखेंगे ये कौन सी पत्ती में आएगी, तो साधारण पत्ती संरचना में आएगी, ठीक ना। ऐसी संरचना अगर आप देख लेते जिसमें कटाव नहीं हो, जिसमें कटा हुआ भाग नहीं हो। लेकिन अगर जिसमें कटा हुआ भाग, जैसे यहाँ पर एक पत्ती चिपकाया हुआ है, इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे गुड़हल का पत्ती है, गुड़हल की, तो इस पत्ती को हम संयुक्त पर्ण कहते हैं, ठीक ना। या आपका क्या हो जाएगा, गुलाब का, नीम का हो जाएगा, गुलाब का हो जाएगा, ये सब पत्तियां किस में आ जाएंगी, जो कटी हुई पत्तियां इस आकृति की होती है, जिसमें कटा भाग होता है। पत्तियों का जो भाग होता है वो कटा हुआ होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कटा हुआ भाग है, जिसे ये यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये भाग क्या है, कटा हुआ भाग है। यहाँ पर, यहाँ से गया, कट के अंदर गया, पुनः ऊपर उठा, पुनः नीचे गया, अंदर ऊपर नीचे जा रहा है ना, ये कौन सा भाग हो गया, तो ये कौन सा, संयुक्त पर्ण हो गया। ये कौन सा, संयुक्त पर्ण हो गया। और संयुक्त पर्ण को दो भागों में बांटा गया, पिक्षाकार पर्ण और हस्ताकार पर्ण, ठीक ना। पिक्षाकार पर्ण में जो आता है वो नीम की पत्ती आती है। कौन सी पत्ती आती है, नीम की पत्ती आती है। जो नीम है, नीम की पत्ती आती है। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो है इसका पर्णवृंत है, पर्णवृंत के साथ यह जो लगा हुआ है, यह नीम की है पत्तियां जो है, यह जो है पिक्षाकार पर्ण में आता है। यह एक क्या होती है, संरचना होती है, एक निम्न प्रकार की संरचना होती है नीम का। वैसे ही हस्ताकार पर्ण है, नींबू आ जाएगा उसमें। वह क्या होता है, एक हाथ, जैसे हमारा हाथ है, हथेली है, हथेली के साथ ये उंगलियां जो लगी हुई है, वैसे ही नीम का अगर पौधा देखेंगे आप तो पौधे में जो पत्तियां लगी होती है इसी प्रकार से लगी हुई होती है, ठीक ना। ये हो गया आपका संयुक्त पर्ण। अब उसके बाद आते हैं पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास के बारे में लेंगे हम पत्तियां, यानी कि पत्तियों के अंदर जो पर्ण विन्यास होता है, पत्ती जो होती है, पत्तियों के अंदर जो पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास का मतलब पर्ण को क्या करना, बांट देना, विन्यास कर देना, उसका खंडन कर देना। तो अब जैसे तना है, तने के साथ पत्तियां किस रूप में लगी हुई है, एकांतर क्रम में लगी है कि सम्मुख है, सामने सामने पत्तियां है, कि चक्राकार है,
ठीक ना। इसके आधार पर पर्ण विन्यास उसका देखेंगे हम, इससे कोई तना हम समझ में आएगा जब हम दिखाएंगे तब। जैसे मान लीजिए हमने एक गुड़हल का पुष्प ले लिया, पौधा ले लिया गुड़हल का। अभी जो गुड़हल का पौधा है कह रहा है पर्ण विन्यास का मतलब जो पत्तियां लगी हुई है, ये जो पत्ती लगी है एकांतर क्रम में, एकांतर का मतलब एक का अंतर करके, जैसे मान लीजिए तना हो गया, हई हो गया तना, और तना में क्या है, यह जो पत्ती लगी, ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिए, यह जो पत्ती लगी यहाँ से लगी है, कुछ दूरी के बाद यह एकांतर, एक का अंतर करके लगी हुई है। पुनः जब आगे बढ़ेंगे तो एक यहाँ है, तो दूसरी जो पत्ती आप देखेंगे तो वह जो है यहाँ लगी हुई है। ध्यान दीजिए, ये चारों पत्तियों को ध्यान से देखिएगा। एकांतर का मतलब ये होता है, यह जो तना है इस तने के साथ है लगा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक का अंतर करके यहाँ लगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक का अंतर करके यहाँ लगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अंतर। यानी कि गुड़हल का जो पुष्प है या और जो भी पुष्प इसमें आते हैं वो क्या होते हैं, सरसों का हो गया, सूर्यमुखी का हो गया, एकांतर क्रम में इनकी पत्तियां लगी हुई होती है, ठीक ना। एकांतर क्रम के बाद है आपका सम्मुख। सम्मुख मतलब होता है सामने। जैसे ये अमरूद है, अमरूद का पुष्प अगर देखते हैं आप, देखिए पत्ती एकदम सामने सामने, इधर उधर नहीं है, सीधा सीधा एकदम सामने सामने, जो पत्तियां है एकदम सामने सामने लगी हुई है, तो सम्मुख, ठीक ना। सम्मुख पर्ण विन्यास में सम्मुख आ गया आपका। सम्मुख में क्या आ गया, अमरूद। अमरूद की जो पत्तियां एकदम सामने सामने लगी होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया चक्राकार। चक्राकार में क्या आता है, कनेर आता है। चक्राकार में क्या आता है, कनेर आता है। कनेर का देखा होगा आपने, चक्र के आकार का मतलब गुच्छा के आकार का, जिसे बनाया गया है, देखिए चित्र। ये जो कनेर है, ध्यान दीजिए, यहाँ से दो भागों में बटा है, लेकिन यहाँ से है जो आया है गुच्छे के प्रकार का हो गया। देखिए चक्राकार है, यानी चक्र के आकार का, एक प्रकार से क्या है, गोलाकार, देखने में सुंदर लगता है, चक्राकार है। ये क्या है, पर्ण विन्यास में कनेर का है, ठीक ना। पत्तियों का रूपांतरण देखेंगे हम, पत्तियों का रूपांतरण कैसे होता है। जैसे आप मरुस्थल में कभी गए होंगे तो वहां पर पानी की कमी पाई जाती है, तो पानी की कमी से भी पत्तियों में रूपांतरण हो जाता है। जैसे नागफनी का पौधा देखा होगा आपने, उसमें पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी का जो पत्तियां होती है, पत्तियों में कांटा उग जाता है, ठीक ना। पत्तियों में क्या होता है, कांटा उग जाता है। जैसे देखिए दिखा रहे हैं हम आपको, ये जो है नागफनी का पौधा है, जो पत्तियां है पत्तियों में देखिए कांटा उग गया है, इसमें पानी की कमी के कारण ही कटीलेदार हो गया, कांटा हो गया, एक प्रकार की पत्ती है, इसमें कांटा हो गया, ठीक ना। वैसे ही कुछ और पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी के कारण उनमें रूपांतरण हो जाता है। वो क्या करते हैं, जैसे भोजन अपना जो भी होता है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कीटों का भक्षण करके, ठीक ना। नाइट्रोजन की कमी होती है, जिससे पेड़ पौधे जड़ से क्या करते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन जड़ से जब नाइट्रोजन उनको नहीं मिलता, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको जड़ द्वारा नाइट्रोजन नहीं प्राप्त होता है, तो जड़ द्वारा नाइट्रोजन नहीं प्राप्त होता है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीटों को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, ठीक ना। ऐसे उनका मुख जो होता है ऊपर खुला हुआ होता है, इस कीट ऐसे जाता है या बैठता है तो अंदर चला जाता है, तो क्या करते हैं, अंदर से ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं, उसका भक्षण करते हैं। भक्षण का मतलब उसके पूरे अवस्थाओं को, जो भी नाइट्रोजन है उस सबका उसका अवशोषण करके उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, कीट भक्षी पौधा कहलाता है, ठीक। वैसे ही एक है ट्रिंडल रूपांतरण। ट्रिंडल रूपांतरण जैसे नेनुआ आपने देखा होगा, तो नेनुआ में देखा होगा कि स्प्रिंग के नुमा तार नुमा आकृति बनी हुई होती है, या सतपुतिया में देखा होगा। तो यह जो होता है ये पत्तिये का भाग है, ये रूपांतरण हो गया, ये क्या हो गया, ट्रिंडल का, ट्रिंडल के कारण इसका रूपांतरण हो गया, स्प्रिंग के प्रकार चली गई, ठीक ना। ये हो गया आपका पत्तियों का रूपांतरण। इस प्रकार क्या हुआ, पत्ती की बाह्य संरचना आपकी समाप्त हो गई। इससे अधिक अब कुछ नहीं है, बस इतना काफी।